हेलो स्टूडेंट, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स की जो लेक्चर सीरीज है उस पर अपन नेक्स्ट पार्ट को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी दिन से सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, आज अपन नेक्स्ट को देखते हैं। ठीक है, देखो अभी तक अपन ने क्या देख चुके हैं, जो IIT JEM का है वो सिलेबस मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। उसकी जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं वो अपन धीरे धीरे प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे। देखो जितना भी है अपन धीरे धीरे कर रहे हैं। ठीक है, आप पेशेंस रखें, ऑलमोस्ट हो जाएगा, आप टेंशन मत लें अभी। ठीक है, अभी तो कोई डेट वेट का ही नहीं है, कुछ होगा तब थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। ठीक है ना, लेक्चर्स की अभी आप कंटिन्यू कीजिए। जो IIT JEM वाले हैं उनके लिए मोस्टली पार्ट हो चुका। आप कहीं से भी क्वेश्चंस कीजिए, कोई क्वेश्चंस नहीं आते वो टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कीजिए, हो सके वहां तक सोल्व करके आपको वापस सेंड किए जाएंगे। आज सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जितना भी अब आगे का पार्ट होगा वो CSI या नेट गेट के लिए होगा। ठीक है, टिफर वगैरह के लिए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मैंने बेसिकली काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सर आप बता दिया करो कि कहीं से क्या कौन सा पार्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बता दी कि जो इतना भी पार्ट है वो ओनली CSI और नेट गेट उनके लिए है। अब IIT JEM के जो बच्चे हैं उनको सॉलिड स्टेट फिजिक्स के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, कहीं से भी आप देखें, एनालिसिस कर सकते हैं। पीछे के जो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर्स हैं उनमें आप देख के जहां भी कोई प्रॉब्लम आती है आप व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप क्या कर सकते हो, उन पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अभी अपन ब्रिलियन जोन तक देख चुके थे। फर्स्ट ब्रिलियन जोन क्या होते हैं, सेकंड ब्रिलियन जोन क्या होते हैं, सिंपल क्यूबिक। मैंने FCC और BCC के ब्रिलियन जोन नहीं करवाए क्योंकि वो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो अदर जैसे फिजिकल्स जो एग्जाम्स होते हैं, फिजिकल साइंस के जो कॉलेज कोर्सेज होते हैं जैसे MSc हुआ, BSc, उनके लिए है। तो वो जब जहां स्टार्ट करेंगे वो लेक्चर सीरीज तब उसमें अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, अब देखो बॉन्डिंग इन सॉलिड्स, ये थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, पहले इसको करते हैं उसके बाद अपन लेटेस्ट वाइब्रेशन पे आएंगे। ठीक है, देखो बॉन्डिंग इन सॉलिड, तो बॉन्डिंग सॉलिड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, जनरली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना, तभी तो जाके सॉलिड परफॉर्म होते हैं। ठीक है, और अंडर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस टू एटम्स आर फिक्स्ड होते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के बीच में। और जब दो एटम फिक्स्ड होते हैं और इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं तब उनके ऊपर नेट फोर्स कितना काम करता है, 0। और यदि नेट फोर्स 0 है तो उसका कारण क्या है कि जितना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उतना ही क्या लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स कर रहा है। दैट इज मींस कि जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, उनके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, 0, है ना। तो ये कंडीशन थी। अब देखो उसके बाद नीचे, अब आपको पता है कि जिस समय इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, देखो भाई, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखें, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं उनको आपको ध्यान रखते जाओगे, कंप्लीट नोट्स बनाते जाओगे तो बार बार आपको वीडियो लेक्चर सीरीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कंप्लीट जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर आप क्या कर सकते हो, अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है ना। तो सेकंड देखो पॉइंट, हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम। इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो कैसे सोल्व करोगे। पहले देखो ग्राफ, देखो ये ग्राफ मैं प्लॉट करवा चुका हूं पहले, जब मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स करवाया था उस समय क्लासिकल मैकेनिक्स के जो वीडियो लेक्चर सीरीज थी उसमें मैंने इफेक्टिव पोटेंशियल के अंदर इस ग्राफ को काफी अच्छा डिस्क्राइब किया था। इसको मैंने बताया था कब अट्रैक्टिव फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स था, किस तरीके से ये का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। देखो ये मान लो ये फोर्स के बिटवीन है, फोर्स और रेट डिस्टेंस। ठीक है, और ये है पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में। तो जहां मान लो यहां पे फोर्स 0 है तो उस कंडीशन में कब पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम होगी, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगी। और स्लाइटली इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के बाद बढ़ता है, मैंने बताया था ना इस ग्राफ के अंदर। तो ये ग्राफ है उन दोनों के बिटवीन, आप देखो कहीं पे। ठीक है, तो ये वाला कौन सा पॉइंट है जहां पे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार मिल जाते हैं तो उनको अपन सोल्व करना देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये तो ग्राफ था उनके बीच में। सोल्व कैसे करना है, F इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाई डेल्टा आर। कहां F को R इक्वल्स टू आर ई पे माइनस डेल यू बाई डेल्टा आर कितना होगा, 0 होगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और R इक्वल्स टू आर क्या है, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, तो देखो आपने बताया होगा, देखो इस टाइप का जो शेप बनती है वो कहां बनती है, यहां पार्टिकल होगा तो यहां जाएगा, यहां पार्टिकल होगा तो यहां जाएगा। तो ये स्टेट कौन सी हो गई, नेट फोर्स 0 है, स्टेबल पॉइंट ये भी है पर अनस्टेबल। इसके अंदर क्या है, मैक्सिमा होगा, यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। अब देखो अब अपन एक काम कर लेते हैं,
पहले अपन एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखो जनरल एक ही क्वेश्चन सोल्व करूंगा मैं अभी यहाँ पे, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन से सोल्व होते हैं, ठीक है। और तो सभी बढ़िया हैं, काफी दिन के बाद मिले हैं अपन एक बार फिर से, ठीक है। एक क्वेश्चन गिवन है कि किसी पोटेंशियल एनर्जी जो दिया हुआ आपको कि यू आर इक्वल्स टू ए अपॉन आर की पावर 12 माइनस बी अपॉन आर की पावर 6, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया। उसके बाद पूछा है कि जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ई, यानी वैल्यू क्या होगी जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है उसकी, और जिस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आएगा उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो कंडीशंस है वो किस तरीके से सोल्व करना है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या कहती है आपकी क्वेश्चन में, स्टेप फर्स्ट जो आपका है वो है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है U ऑफ R, यदि फोर्स दिया हुआ तो पहले आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ती। क्या पहले फोर्स दिया हुआ तो पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी, माइनस डेल यू बाई डेल आर से। यहां ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, तो अपने को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो यू आर दिया हुआ है, तो यू आर इसका मतलब क्या हुआ, R इक्वल्स टू आर ई। आर ई कौन सा पॉइंट है जहां पे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, तो R इक्वल्स टू आर ई रखो। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो A अपॉन आर ई 12, ठीक है। सॉरी, आपको क्या करना है, जो फोर्स दिया हुआ था ना, तो देखो सॉरी मिस्टेक से, ठीक है ना। F इक्वल्स टू फर्स्ट स्टेप क्या थी, माइनस का डेल यू आर और डी आर एट आर इक्वल्स टू आर ई रखना है, ठीक है। तो आप एक बार क्या करोगे, आप पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव करोगे, तो डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, देखो ए अपॉन आर की पावर 12 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, माइनस 12 और आर 13, ठीक है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 6 और बी आर दी पावर 7। अब क्या रखना है आपको, आर इक्वल्स टू आर ई, और अब क्या कर देना आपको 0, ठीक है। तो यहां पे क्या कंडीशन आएगी आपकी, माइनस 12 ए अपॉन आर ई 13 प्लस 6 बी आर ई 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या करूं मैं, 12 ए अपॉन आर ई 13 इक्वल्स टू 6 बी अपॉन आर ई 7, क्लियर है। यहां से कैंसिल आउट हो गया, 6 2 बचा, तो कितना आया 2a, b को इधर लेके आओ b, यहां कितनी पावर बची बताओ 7, तो कितना बचेगा आर ई की पावर 6। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि आर ई की वैल्यू कितनी आ गई, 2a अपॉन b की पावर 1/6। तो ये वो वाला पॉइंट है जिसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट है। आप इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपको पूछा है नेक्स्ट के कि जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो किसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, आजी भाई साहब, इस पे, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी आपकी गिवन है, तो देखो यू आर मिनिमम, यही तो पूछा है। तो मिनिमम निकालने के लिए क्या होगा, देखो ए अपॉन और आर की वैल्यू कितनी है, आर की मतलब 2a, तो रखो 2a अपॉन बी, ठीक है, 12 अपॉन 6, क्योंकि देखो 12 तो पहले ही पावर है, और ये रहा 1/6। इसके बाद आपको क्या करना है, माइनस बी अपॉन क्या आएगा 2a अपॉन बी, और पावर कितना 6/6, कैंसिल आउट, 12 से 6 तो कितना आएगा 2। तो देखो a अपॉन ये कितना हो जाएगा 2a अपॉन b, और कितना होगा आपका स्क्वायर माइनस b, ये ऊपर जाके b स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, और नीचे क्या बचेगा 2a, ये बचेगा। यहां से क्या होगा, देखो a अपॉन 4a स्क्वायर, और ये b ऊपर जाएगा तो b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a, a से a कैंसिल, तो देखो b स्क्वायर तो कॉमन आ गया अपॉन नीचे से क्या कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, क्या बचा
1/4 माइनस 1/2। ठीक है, ये बचेगा। तो देखो आप क्या कर सकते हो इसको, वैसे देखो आपको पता ही लग रहा होगा माइनस में वैल्यू आएगी। वैसे आप यदि सोल्व करना चाहो तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो एलसीएम कितना आ गया 4, तो 1 माइनस 2। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का b² अपॉन 4a। ये क्या हो गया आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और लग भी रहा है देखो माइनस, और आता भी क्या देखो ग्राफ में ये रहा। ठीक है, ये तो होता है वैल्यू क्या आई है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, जो इस टाइप के क्वेश्चंस थे वो कहीं आपको मिले तो आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपको बस छोटा सा एफर्ट्स लगाना है। आगे देखो, चलो बॉन्डिंग पे अपन बात कर रहे थे, तो अपन नेक्स्ट पार्ट बॉन्डिंग पे ही चलते हैं। देखो बॉन्डिंग जो सॉलिड के अंदर होती है वो दो टाइप से होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी जो बॉन्डिंग है उसके अंदर जो आपका जो कैटेगराइज किया गया है वो क्या गया, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, मैं ज्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा बॉन्डिंग का, क्योंकि अपने ज्यादा कोई आगे जाके इसका इंपॉर्टेंस नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से। यदि कॉलेज कोर्सेज होते तो उनमें इनकी वैल्यू इन पे क्वेश्चन आते हैं, बट अभी वहां पे अपन बात नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी के अंदर वंडरवॉल्स बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड को रखा गया है, ये कैटेगराइज किया गया है। अभी मैं जनरल आपको दो बॉन्डों के बारे में बता देता हूँ जो मैं आगे यूज लूंगा कहीं पे, जब मैं आपको बॉन्ड इक्वेशन वगैरह करवाऊंगा तब। ठीक है ना, बॉन्ड में रिलेशन वगैरह, ठीक है ना, उनमें काम आएगा। तो अब अपन बात करते हैं आयनिक बॉन्ड में। सबसे पहले किस पे बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्डिंग पे बात करते हैं ना। आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है जनरल, देखो वैसे तो केमिस्ट्री का पार्ट है पर फिजिक्स में है, तो अपन इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं एक बार, है ना। देखो आयनिक बॉन्ड नाम से पता चल रहा है, आयंस, आयंस का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस होंगी जिसके अंदर आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे, वहां कौन से बॉन्ड परफॉर्म होंगे, वहां पे आयनिक बॉन्ड परफॉर्म होंगे। याद रखना ऑलवेज जो आयनिक बॉन्ड है वो ऑलवेज किसके बिटवीन बनता है, मेटल, मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल। हमेशा किसके बीच में परफॉर्म होगा ये आयनिक बॉन्ड, एक मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल होगा, उसके बीच में जो बॉन्डिंग परफॉर्म होगी वो कौन सी होगी, आयनिक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट मेटल। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं कि जो एक सोडियम ले लेता हूं। ठीक है, और सोडियम के लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6 और 3s1। ठीक है, यही तो होगा। तो आपको क्या करना है, तो सोडियम है वो क्या करता है, एक मेटल, और मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, त्यागते हैं, यानी डोनेट करते हैं। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, Na प्लस आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं नॉन मेटल का एग्जांपल लेता हूं, क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 17, और इसके जो 11 है इसके पास क्या आएगा 10। ठीक है, तो ये तो क्या है, नियोन की स्ट्रक्चर लेगा कि नहीं, नियोन का कितना होता है 10, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागते ही किसकी स्ट्रक्चर ले लेगा, नियोन की, और नियोन का कितना कॉन्फ़िगरेशन था 10, तो नियोन वाला। और ये क्लोरीन कितना होता है 17, क्लोरीन कितना होता है 17। यदि मैं इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं तो एक कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा 18 18, और ये किसका होता है आर्गन का, और आर्गन क्या होती है, एक नोबल गैसेज होती है। और जो नोबल गैसेज और जिनके बीच में जो परफॉर्म होगा तो आप देखो किस तरीके से होगा, तो देखो किस तरीके से होगा, सोडियम Na+ और Cl- के बीच में जो बॉन्ड परफॉर्म होगा उसको क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। और ये कब बना, जब एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किया, क्लोरीन को डोनेट किया, तब जो बॉन्ड बना। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसको त्यागता है, धातु एक अधातु को त्यागता है, तब उनके बीच में जो बनने वाला बंध होता है वो क्या होता है, आयनिक बंध होता है। ठीक है, आयनिक बंध में क्या होता है, एक मेटल होता है एक नॉन मेटल होता है।
ठीक है, ऑलवेज ये बॉन्ड जब परफॉर्म होगा तब एक मेटल और एक नॉन मेटल होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तक ये आयनिक बॉन्ड कहलाता है। और इनकी स्ट्रक्चर देखो किस तरीके, जब ये बन जाएगा तो ये तो नोबल गैसेज की स्ट्रक्चर ले रहे हैं ना दोनों, तो इनकी जो एक क्या होगी, एक स्पेशल टाइप होगी स्ट्रक्चर की, और वो किसके इक्वल होगी, नोबल गैसेज के इक्वल्स होगी। ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड क्लियर हुआ। उसके बाद मैं बता देता हूं आपको कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कब परफॉर्म होता है? कोवेलेंट बॉन्ड ऑलवेज जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यानी वो एक दूसरे को क्या करते हैं, साझा करते हैं एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तब जो बंध बनता है उसे कहते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, देखो ये जनरल बातें थी भाई, इनको लिख लेना आप। ठीक है, इनका कोई महत्व नहीं इतना। ठीक है, आओ देखो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए आपको क्या करना होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए आपको साझा करना होगा। जैसे किस तरीके से, मान लो दो व्यक्ति हैं और उनके पास एक बाइक है, एक को सुबह जाना है और एक को शाम को जाना है, तो वो एक ऐसा स्थान है जहां पे वो दोनों रहते हैं, वहां पे वो बाइक को रखेंगे। जब उसको जरूरत होगी तब वो यूज करेगा सुबह, और उसको जरूरत होगी तब वो यूज करेगा। मतलब उसी बाइक का वो दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, एक साथ साझा कर रहे हैं, और दोनों का क्या चल रहा है, काम चल रहा है। तो इसी टाइप के जो बॉन्डिंग होते हैं उन्हें बोलते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जो आपके साझेदारी से जो इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं आपको, आप देख लो CH4 देख लो, कहते हैं। ठीक है, अब कार्बन के पास 4 वैलेंसी, हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंसी, तो क्या करेंगे, ये से कार्बन है, ये लो, ये एक रखेगा, और 1s2 होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, ये तो कार्बन के चारों। अब हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक रखेगा, ये भी एक अपना रखेगा। क्लियर हुआ? ये हाइड्रोजन का। ठीक है, ये लो। इसके बाद जब दोनों को जरूरत होगी तो इसकी भी वैलेंसी पूरी हो रही है, 1s2, और इसकी भी स्टेबल हो रहे हैं ना। तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होते हैं उनको बोलते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर H2, जैसे H रख दिया, एक S ने रख दिया, एक S ने रख दिया H। ठीक है, तो ये जो बॉन्डिंग बनेगी N2, ये जो होंगे क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा हिस्सा था कोवेलेंट बॉन्डिंग पे। ठीक है, अब देखो, अब आज स्टार्ट होता है आपका एक नया जो पैटर्न है, उसी से अब आपके जो काफी जो डेरिवेशन भी आपको करवाए जाएंगे, ताकि आपको कुछ मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि अभी अपने पास खूब टाइम है। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे अब लेटिस वाइब्रेशन। क्या स्टार्ट करेंगे, लेटिस वाइब्रेशन। क्योंकि देखो अभी तक आपने क्या देखा था कि जो लेटिस अज्यूम की थी, स्पेस लेटिस, उसमें क्या थे, पॉइंट्स थे। अब पॉइंट्स के बाद अपन क्या करेंगे, अब थोड़ा अपन जुड़ते हैं फिजिक्स से, और जुड़ने के बाद क्या करते हैं, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अपन क्या रखते हैं, एटम्स रखते हैं। अब देखो जब उन पॉइंट्स को एटम्स रखते हैं, ठीक है, उन पॉइंट के ऊपर, तो पॉइंट्स पे क्या होता है, एटम रखने से उनके जो पास इंटरनल एनर्जी होती है उससे वो वाइब्रेट करते हैं, यानी हिलते डुलते हैं। ठीक है, और इससे ही क्या होता है, लेटिस वाइब्रेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, और लेटिस वाइब्रेशन दो टाइप से होता है। पहले वन मोनोटोमिक, वन डायमेंशन पढ़ेंगे, एक ही टाइप के एटम होंगे। उसके बाद जो डाई एटोमिक पढ़ेंगे अपन, उसके अंदर दो टाइप के एटम होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, उनके मासेज भी अलग होंगे, इसमें मासेज एक हो, तो उनके पास इंटरनल एनर्जी होगी जिससे वो वाइब्रेशन करेंगे, और जो मोशन होगी उनकी, उनको क्या करते हैं अपन, अज्यूम करते हैं कि वो किससे अटैच्ड है, एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, और उनका स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है, आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। क्लियर? तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के, और वो उनसे क्या जुड़े हुए हैं, वन डायमेंशनल कंडीशन के अंदर अल्टरनेटिव जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका था। तो उनके पास इंटरनल एनर्जी से वो SHM करते हैं। ठीक है, SHM के लिए आपको पता है कि F = -kx, या फिर पोटेंशियल G U = -x। तो इस टाइप की जो आपकी जो कंडीशंस है वो मैंने SHM की जो चैप्टर है उसमें करवाया था, यहां पे इतना नहीं करेंगे। या एक हुक्स लॉ काम में आएगा। हुक्स लॉ यदि नहीं आता तो आप पहले जाके हुक्स लॉ को देख ले कहीं पे। ठीक है, यदि आपको पता नहीं तो किस तरीके से आपको उसका फोर्स लिखना है एक एटम से दूसरे एटम पे। ठीक है, क्लियर हुआ? अपन इसको वाइब्रेशन बाहर से भी करा सकते हैं, एक्सटर्नल एजेंसी से भी करवा सकते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाल दो, उससे जिससे क्या होता है, उसको एनर्जी मिलेगी, उससे इसे बोलते हैं एक्सटर्नल, यानी बाहरी एजेंसी द्वारा उसको क्या कर सकते हैं अपन, फोर्स प्रोवाइड करवा के उसको अपन वाइब्रेट करवा सकते हैं।
पर कंडीशन ये है कि अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन रियलिटी से जुड़ रहे हैं, और रियलिटी के अंदर क्या है कि किसी के पास भी, एटम के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, और वो एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी होती है उसी के कारण क्या करते हैं एटम्स, अपना जो वाइब्रेशन है वो शो करते हैं, और उस वाइब्रेशन के कुछ फिनोमिनाज हैं जिनको अपन देखेंगे। फॉर एग्जांपल अपन यहां देखेंगे कि जो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, यानी ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी और के अंदर क्या रिलेशन होता है, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कहां मिलता है, सेकंड ब्रिलियंट जोन कहां मिलता है, उसकी लिमिट क्या होती है। फॉर एग्जांपल जो आपका जो ब्रिलियंट जोन मिला है उसकी जो शेप कैसी होती है, वो लीनियरली डिपेंडेंट है, या फिर आपको जो लिमिटिंग केस मिलेगा यानी हायर वेवलेंथ के लिए, लोअर वेवलेंथ के लिए आपकी जो मैक्सिमम कंडीशंस क्या होती हैं, फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, ये इस कंडीशन में एसएचएम हो रही है तो किस टाइप से हो रही है, और उसका जो लास्ट रिजल्ट है ओमेगा का वो क्या फाइंड आउट हो रहा है, ये अपन इस जो वन डायमेंशनल मोनोटॉमिक लैटिस है इसके अंदर देखेंगे। तो अपना स्टार्ट करते हैं वन डायमेंशनल मोनोटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन। ठीक है, आओ देखो कंडीशंस क्या है। पहले देखो मोनोटॉमिक और वन डायमेंशनल लैटिस वाइब्रेशन देखते हैं। तो मैंने क्या कहा, इसको अपन अज्यूम करते हैं कि ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ, देखो पूरा मैं करवा रहा हूं डेरिवेशन, आप नोट कर लेना। ठीक है, ये देखो एक स्प्रिंग से अटैच्ड है मानो, ठीक है, ये लो, और इनफाइनाइट है ये। तो देखो अपन देख क्या रहे थे, वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोनोटॉमिक एटॉमिक सॉलिड। तो मैंने क्या कहा कि स्प्रिंग से कनेक्टेड आप उनको एज्यूम कर सकते हो, किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ये है, इस तरीके से आप उनको अटैच्ड एज्यूम कर सकते हो कि ये क्या है, स्प्रिंग से अटैच्ड है। ठीक है, इधर भी इनफाइनाइट है, मैं एक को अज्यूम कर लेता हूं कि क्या है, nth एटम है। ठीक है, nth, तो इससे जस्ट आगे कौन सा होगा, n+1, और इससे जस्ट पीछे कौन सा होगा, n-1। अब अभी भी बात करी कि अब जो एसएचएम होगी उसमें इधर जाएगा, सेम डिस्प्लेसमेंट होगा आगे पीछे। तो मैं क्या कर लेता हूं कि देखो इस तरीके से अज्यूम करता हूं इनको कि जो ये एटम है ये जो डिस्प्लेस हुआ है यहां से, ये कितना हुआ है, UN-1। क्लियर है, तो ये जब आ गया है तो ये एटम भी क्या जाएगा, आगे जाएगा, और जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, UN। इक्वल है, दिखने में अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट। और क्या है कि जब ये, ठीक है, ये कितना डिस्प्लेस हुआ है यहां से, UN+1 का जो कांस्टेंट है वो क्या है, बीटा। क्लियर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट, मास कितना है सभी का, ऑल m है। तो हुक्स के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है, पहले फोर्स। ठीक है, तो हुक्स के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट देखो F = बीटा। याद रखना किसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हो आप, nth एटम पे, तो आस जो पास वाले एटम है वही फोर्स लगाएंगे, और जो फोर्स लगा रहे हैं उनमें से जिस पे फोर्स लग रहा है वो माइनस कर दो। इसका मतलब किस पे फोर्स कौन फोर्स लगा रहा है, UN+1 लगा रहा है, UN-1 माइनस कर दो। ये कौन सा फोर्स है, UN+1 एटम द्वारा UN एटम के ऊपर लगाया गया फोर्स। इसी तरीके से F1 फोर्स कौन सा लगेगा, F2 फोर्स कौन सा लगेगा, बीटा, और UN-1, और UN-1 लगा रहा है किस पे, UN पे। क्लियर है, तो टोटल फोर्स ऑन nth एटम पे कितना हो जाएगा, F नेट कितना हो जाएगा, बीटा, और UN+1 और प्लस UN-1 और 2UN, यह आपका टोटल फोर्स आ गया। इक्वेशन फर्स्ट। अब मैंने क्या कहा, एसएचएम, तो एसएचएम के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होता है आपका, UN, स्टैंडर्ड इक्वेशन, A एम्पलीट्यूड e⁻∗ ओमेगा t और -k x, यही तो होता है। और आपको पता है x कौन सा होगा, यही तो होगा, ये ना। तो
तो इसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं, x इक्वल्स टू एन ए, क्योंकि n के लिए क्लियर है, ठीक है ना, a के लिखते तो a और नहीं तो n के लिख रहे तो एन ए। तो un को मैं क्या लिख सकता हूं, un इक्वल्स टू a e की पावर आयोटा और ओमेगा t और माइनस k और n a, ये लिख सकता हूं। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आओ नेक्स्ट पार्ट पे, अभी मैं रिमूव कर देता हूं सारा, ठीक है। आओ फर्स्ट कंडीशन में देखो, तो un तो आपके पास मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, un माइनस वन, ये चाहिए, उसके बाद un प्लस वन चाहिए। तो मैं un माइनस की जगह क्या करूंगा, a e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस k और n की जगह क्या रखूंगा, n प्लस सॉरी n माइनस वन और a साथ में रहेगा। क्लियर है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो un माइनस वन और a e की पावर आयोटा और ओमेगा t माइनस k n a, ये तो साथ में रहेगा। पर एक चीज देखो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइड, e की पावर आयोटा k a, राइट कर सकता हूं। नीचे वाला पोर्शन ये देखो पूरा क्या है, क्या un ही है क्या, सेम। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, un माइनस वन इक्वल्स टू a e की पावर आयोटा और ओमेगा t की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, un और e की पावर आयोटा के ए। अब सेम आएगा un माइनस वन, वो मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, रख के चेक करो un प्लस वन को, un और e की पावर आयोटा माइनस का के ए आएगा, चेक करो चाहे। देखो कैसे, जब आप un प्लस वन रखोगे तो यहां प्लस वन आएगा, तो ये माइनस माइनस किसको रखेगा, माइनस, तो ये दोनों चीज आ गई, एक बार रख के चेक कर लेना। अब इक्वेशन फर्स्ट में सारी वैल्यू रख लो, तो f इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, बीटा और un ए की पावर माइनस आयोटा के ए और प्लस un ए की पावर आयोटा के ए और साथ में माइनस का 2un। क्लियर है, एक काम करता हूं मैं, रख दी सारी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, लो, ठीक है। एक काम करो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स क्या लिख सकते हो उसको मैं, m d2un बाई dt स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा, un सभी में कॉमन है, बाहर पटको, अंदर क्या बचा, माइनस भी कॉमन ले लो, तो 2 और माइनस e की पावर आयोटा के ए और क्या आएगा, प्लस e की पावर माइनस आयोटा के ए। क्लियर है, क्योंकि दोनों माइनस आएंगे, मैंने बाहर निकाल लिया माइनस, ठीक है। अब दो बार डेरिवेटिव करना आपको un का, तो t के रिस्पेक्ट में, तो ये तो जीरो, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, m a ओमेगा स्क्वायर e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस के एक्स, कोई दिक्कत वाली बात। और ये पार्ट क्या बन गया फिर से, ओमेगा, साथ में आयोटा स्क्वायर हो रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आयोटा का भी तो होगा ना एक बार दो बार, तो इसकी वजह से ये माइनस m और ओमेगा स्क्वायर और un और आगे क्या चल रहा है, माइनस का बीटा और un और अंदर 2 और माइनस, ये किसका फॉर्मूला हो गया, फॉर्म बन गई 2 cos के ए, बन गई नहीं बन गई, यहां से माइनस माइनस प्लस, un से un कैंसिल, चेक कर लेना भाई ढंग से, वैल्यू क्या आ गई देखो, m ओमेगा स्क्वायर, आगे क्या बचा, 2 को बाहर निकालो, 2 और 1 माइनस कॉस के ए। हाजी भाई साहब, कॉस के ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर के ए बाई 2, तो मैं क्या लिख दूं इसको, m ओमेगा स्क्वायर 2 1 माइनस 1 और प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर के ए बाई 2। क्लियर है, 1 से 1 कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, बीटा चल रहा है ना साथ में, तो बीटा भी रखें, ठीक है ना, तो 4 बीटा बाई m और साइन
स्क्वायर के ए बाई 2। क्लियर है? अब आप एक काम करो, रिमूव कर दूं मैं सारा, है ना, कोई वैल्यू आगे जो आने वाली है वही आएगी। ध्यान से देख ले भाई, ठीक है। तो देखो इसका जब मैं ओमेगा निकालूंगा तो मुझे क्या आएगा, √4 बीटा बाई एम। याद रखना इसका मैं मोड ले रहा हूं, साइन के ए बाई 2। क्यों ले रहा हूं? क्योंकि जब मुझे ग्राफ प्लॉट करूंगा तो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, के ए। तो क्या होगा, मैं इसका मोड ले लेता हूं, ठीक है। अब ये आ गई फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां मिलेगी मुझे, मैं के ए बाई 2 को क्या कर दूं, पाई बाई 2 कंसीडर करके चलूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ये वैल्यू क्या मिलेगी 1, और ये क्या मिलेगा, ओमेगा मैक्स। तो ओमेगा मैक्सिमम कहां मिलेगी मुझे, पाई बाई 2 पे मिलेगी, और वो वैल्यू कितनी होगी, √4 बीटा बाई एम। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा मैक्स और साइन के ए बाई 2। क्लियर? एक चीज देखो, यहीं से ये मैक्सिमम है ना इस कंडीशन में, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां से, तो के की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पाई अपॉन लैम्डा लिख सकता हूं, और ए बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो वैल्यू कितने है, और ये क्या है, मिनिमम। के मैक्सिमम तभी होगा ना जब वैल्यू लैम्डा मिनिमम होगा। तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा को इधर ले जाओ, लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू 2a। ठीक है, तो 0 से 2a बीच के अंदर जो वेवलेंथ है उसके अंदर क्या होगी, मैक्सिमम। अब कुछ जो लिमिटिंग केस है इसके, ये भी आपको काम में याद रखने हैं डायरेक्ट, ये चीजें, ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है, वहां पे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट ही आएगा। ठीक है, कुछ लिमिटिंग केस देखते हैं, ठीक है, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो फर्स्ट लिमिटिंग केस क्या अपना, कि मैं बोलता हूं आपको किसके लिए फाइंड आउट करें अपन, k टेंस टू 0। k टेंस टू 0 का मतलब k 0 की तरफ जा रहा है तो वेवलेंथ यानी हाई लॉन्गर वेवलेंथ के लिए, लॉन्गर वेवलेंथ के लिए बात करें, लॉन्गर वेवलेंथ के लिए बात करेंगे अपन, तो कंडीशन क्या है कि देखो k टेंस टू 0। अब जब वैल्यू टेंस टू 0 जा रही है उस सिचुएशन में छोटी वैल्यूज के लिए साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के, और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, वैल्यू 1। तो जब k टेंस टू जा रहा है, फर्स्ट लिमिटिंग केस है भाई, तो k टेंस टू 0 तो साइन के ए बाई 2 कितना हो जाएगा भाई साहब, के ए बाई 2। तो मैं क्या लिख दूं कि ओमेगा बराबर √4 बीटा बाई एम और के ए बाई 2। क्लियर है? इस कंडीशन में यहां तक आपको और चीजें पता लगानी है, दो। क्वांटम में पढ़ा होगा कि जब Vg यानी ग्रुप वेलोसिटी और Vp यानी फेज वेलोसिटी इक्वल है, उस कंडीशन में आपका जो मीडियम होगा वो क्या होगा, नॉन डिस्पर्सिव होगा। और यदि इक्वल नहीं है, यदि इक्वल है तो नॉन डिस्पर्सिव, ठीक है, और यदि इक्वल नहीं है तो डिस्पर्सिव रिलेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं Vg निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास, डी ओमेगा बाई डी के, तो कितना आएगा 4 बीटा बाई एम, और कितना आएगा a बाई 2। और मुझे Vp निकालना हो तो ओमेगा बाई के, तो वैल्यू वो की वो आनी है 4 बीटा बाई एम और a बाई 2। इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में आपका Vg इक्वल्स टू Vp है, और इस मीडियम को क्या बोलेंगे, दोनों बराबर है ना, तो इस मीडियम को बोलेंगे अपन नॉन डिस्पर्सिव रिलेशन या मीडियम। ठीक है, पहली बात क्लियर हुई, ये कंडीशन। अब देखो सेकंड केस क्या है, सेकंड केस आपका यहीं से लगाते हैं। क्या है, जब वेवलेंथ लोअर वेवलेंथ के लिए, लोअर वेवलेंथ के लिए क्या होगा, के ज्यादा होगा, और के
तो जो लोअर वेवलेंथ है, किसके लिए? लोअर वेवलेंथ के लिए। लोअर वेवलेंथ के लिए क्या करेंगे? वेवलेंथ के लिए क्या करेंगे? देखो, लोअर वेवलेंथ के लिए के की वैल्यू ज्यादा होगी, उस कंडीशन में क्या नहीं कर सकते, इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे अपन? तो ओमेगा है वो क्या मिलेगा अपने को? ओमेगा मैक्स और साइन के ए बाई 2। तो क्या होगा? मुझे सबसे पहले क्या करना है? वीपी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? ओमेगा बाई के। ठीक है, तो ओमेगा और मैक्स बराबर कितना आ जाएगा? के और साइन के ए बाई 2। और यदि मुझे वीजी चाहिए तो वीजी के लिए वैल्यू कितनी होती है? डी ओमेगा बाई डी के। इसका मतलब एक बार डेरिवेटिव करना आपको ओमेगा का, और एक बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा? ओमेगा मैक्स और क्या आएगा? कॉस के ए बाई 2 और इसका ए बाई 2। तो दोनों ही क्या है? वीजी और वीपी नॉट इक्वल्स टू है। तो ऐसे मीडियम को क्या कहेंगे अपन? डिस्पर्सिव मीडियम या फिर रिलेशन। ठीक है, तो जो आपका सेकंड केस था उसके अंदर क्या है? डिस्पर्सिव रिलेशन होंगे। और यदि मैं Vg इक्वल्स टू 0 रखता हूं तो ये वैल्यू 0, Vg इक्वल्स टू 0 रखता हूं किस कंडीशन में? Vg इक्वल्स टू तो cos के ए बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो के ए बाई 2 किस कंडीशन में 0 होता है? cos, या तो किस पे 0 होगा? पाई बाई 2। तो मैं क्या रखूं यहां पे? प्लस माइनस और पाई बाई 2। भाई क्या रखोगे यहां पे? वैल्यू रखोगे के ए बाई 2 की जगह, तो कोस पाई बाई 2 रखोगे तो प्लस माइनस वैल्यू 0 हो जाएंगी। इसका मतलब जो आपकी जो वैल्यू निकल के आएंगी, जिस जिस पे वैल्यू वीजी 0 होगा, वो क्या क्या होंगी? देखो, देखना जरा वापस से एक बार। इन वैल्यू पे वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी? प्लस माइनस पाई बाई ए रख के देखो, कॉस के ए बाई 2 रखो। के की वैल्यू क्या रखनी है आपको? कॉस और पाई बाई ए और ए बाई 2। तो कैंसिल, ए पाई बाई 2 आ गया ना। इसका मतलब प्लस माइनस ए बाई 2 पे वीजी इक्वल टू 0। तो आपको यदि ग्राफ प्लॉट करना है किस किस के बिटवीन? ओमेगा और के बिटवीन। तो देखो, वैसे तो साइन का ग्राफ है, पर मैंने कहा था ना इसका मॉडुलस लेना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं है, इसलिए देखो इस तरीके से थोड़ा सा रहेगा यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट जो आपका आया रिलेशन ओमेगा और की। तो ये प्लस पाई बाई और ये माइनस पाई बाई की। इसके बाद ये इस तरीके से, ठीक है, कहाँ आएगा? माइनस 2 पाई बाई ए और प्लस 2 पाई बाई ए। तो ये जो रीजन आपका ये वाला, ये क्या कहलाएगा आपका? फर्स्ट ब्रिलियन जोन, और ये सेकंड। तो आपके जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन है उसकी लिमिट क्या हो गई? माइनस पाई बाई ए से लेकर और क्या हो गई? प्लस पाई बाई ए तक। ठीक है, यह आपका ब्रिलियन जोन है। उसके बाद उसको पार नहीं करना आपको, वो सेकंड आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड ब्रिलियन जोन है। इस तरीके से इधर भी आपका सेकंड ब्रिलियन जोन है। ये तो आपका वन डायमेंशनल मोनोटोमिक लैटिस वाइब्रेशन था। इसके अंदर आपको जो क्वेश्चंस है वो मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। फिक्स क्वेश्चन आए हुए हैं इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें देखेंगे अपन डाई एटॉमिक और वन डायमेंशनल वाइब्रेशन। जो दो एटम होंगे उसके अंदर, दोनों के मास क्या होंगे? अलग अलग होंगे, और वो काफी थोड़ा लेंदी है बड़ा, तो उसका डेरिवेशन भी आपको करवाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना। प्लस बात, मुझे आज कुछ मेडलन कांस्टेंट के क्वेश्चंस करवाने थे, तो वो मैं नहीं करवा पाया। ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो मेडलन कांस्टेंट जिसका पढ़ा हुआ है पीछे का लेक्चर, तो वो प्लीज एक बार 7611981111 या फिर टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं। 4 क्वेश्चन है मेडलन कांस्टेंट के, और उनको आप सोल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डिस्कस करूंगा। यदि हो जाते हैं तो ठीक है, आपसे नहीं होते तो मैं डिस्कस करूंगा अनडेट उनसे। ठीक है, तो फिर से लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के। ठीक है, धन्यवाद।